हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 कांग्रेस की पहली सूची जारी होने के बाद कांग्रेस की दूसरी सूची का बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा। पूरी अपडेट जानने से पहले आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। राजस्थान विधानसभा चुनाव कांग्रेस की पहली सूची जारी होने के बाद कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं को पहली सूची के अंदर नाम सामने निकल कर आ रहा है। दोस्तों, बात करें बायतू विधानसभा क्षेत्र से, तो बायतू विधानसभा क्षेत्र से हरीश चौधरी को कांग्रेस ने टिकट दिया है। पिछली बार के रिकॉर्ड के अनुसार देखा जाए तो हरीश चौधरी यहां से विधायक हैं और हरीश चौधरी ने यहां पर जीतकर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे थे। एक बार फिर से गहलोत सरकार और आला कमान ने बायतू विधानसभा क्षेत्र पर हरीश चौधरी के ऊपर भरोसा जताया। हरीश चौधरी जो कांग्रेस के विधायक हैं, इनके सामने बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वहां पर बायतू विधानसभा सीट पर सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। लेकिन इस चुनौती से निपटने में अब हरीश चौधरी बायतू विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार कामयाब होंगे, ये तो जब चुनाव होने के बाद पता ही चलेगा। दोस्तों, सभी विधानसभा की जो कांग्रेस ने प्रत्यक्ष जारी किया उसकी अपडेट हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दूसरी जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है ओसिया विधानसभा क्षेत्र है। ओसिया विधानसभा कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहाँ पर लगातार बारी बारी कभी कांग्रेस और कभी बीजेपी जीती आई है, लेकिन ओसिया से एक बार फिर से दूसरी बार दिव्या मदेरणा को ओसिया विधानसभा सीट से कांग्रेस ने टिकट दिया है। दोस्तों, दिव्या मदेरणा अपने तीखे तेवर के कारण हमेशा चर्चा में रही है। अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रमों के दौरान भी दिव्या मदेरणा की चर्चा होती रही है। दिव्या मदेरणा विधानसभा में भी अपने तीखे तेवर के कारण पूरे राजस्थान भर में चर्चा का विषय बनी रहती है। यहाँ पर उनके सामने भी बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी होंगे और इससे कयास लगाए जाने की बीजेपी ने यहाँ पर ओसिया विधानसभा सीट पर अभी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया। यहाँ पर ओसिया से बीजेपी से बेराराम सियोल को टिकट मिल सकता है या महेंद्र सिंह भाटी को टिकट मिल सकता है। ओसिया के विधानसभा सीट पर चुनावी समीकरण इस बार बदल सकते हैं। वो दिव्या मदेरणा जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनके सामने बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कोई भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हो सकता है। तो तीसरी विधानसभा सीट की बात करें, तीसरी विधानसभा सीट टोंक से आती है। टोंक से इस बार एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को टिकट दिया है। दोस्तों, इस बार जो पहली सूची जारी की कांग्रेस ने, उसमें ज़्यादातर जो टिकट दिए हैं वो सचिन पायलट गुट के विधायकों को टिकट दिए गए हैं। टोंक विधानसभा सीट से सचिन पायलट चुनाव लड़ेंगे। सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है और सचिन पायलट यहाँ पिछले 5 सालों में काफ़ी सक्रिय भी रहे और लोगों का जिस प्रकार विधानसभा में लोगों का रुझान आया उसी के अनुसार कांग्रेस और आला कमान ने एक बार फिर से टोंक विधानसभा क्षेत्र से सचिन पायलट के ऊपर भरोसा जताया। सचिन पायलट के सामने यहाँ पर बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी से भी मजबूत प्रत्याशी चुनाव में मैदान में होगा। बीजेपी ने जो अपनी पहली और दूसरी सूची जारी की, जहाँ पर कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं वहाँ पर अपनी सूची जारी नहीं की, वहाँ पर सोच समझकर सूची जारी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन टोंक विधानसभा सीट पर सचिन पायलट काफ़ी मजबूत माने जाते हैं और जो ये बड़े दिग्गज नेता है, इनका जहाँ गढ़ होता है, इनको हराना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी से भी मजबूत प्रत्याशी चुनावी मैदान में आ सकता है। यहाँ पर तीसरी जो निर्दलीय या तीसरी पार्टी है वो काफ़ी कम सक्रिय नजर आती है। कांग्रेस को अगर टक्कर देने वाली कोई पार्टी है तो टोंक विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का प्रत्याशी सचिन पायलट को टक्कर दे सकता है। दोस्तों, अगली विधानसभा सीट की बात करें, लाडनू विधानसभा सीट की, जहां पर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि लाडनू विधानसभा सीट पर कांग्रेस से एक बार मुकेश बघेल का टिकट काटा जा सकता है। यहां पर किसी नए प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन लाडनू विधानसभा सीट की बात की जाए तो लाडनू विधानसभा सीट पर कांग्रेस और आला कमान सचिन पायलट गुट के भी माने जाते हैं। मुकेश बघेल उनके ऊपर एक बार फिर से भरोसा जताया। पिछली बार यहाँ पर मुकेश बघेल ने अच्छे मार्जिन से बीजेपी को हराया था, लेकिन इस बार लाडनू की विधानसभा सीट पर बीजेपी के साथ साथ मुकेश बघेल के सामने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर तीनों पार्टियां इस बार चुनाव लड़ेगी। तो फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस को इन दोनों पार्टियों से काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उन चुनौतियों से मुकेश बघेल किस प्रकार निपटते हैं वह तो आने वाला वक्त बताएगा। क्या लाडनू की विधानसभा सीट एक बार फिर से मुकेश बघेल के खाते में जाएगी यहाँ पर, या बीजेपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कोई बड़ा करिश्मा कर देगी? आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली विधानसभा सीट की बात करें तो अगली विधानसभा सीट जहां पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, डीडवाना विधानसभा क्षेत्र। डीडवाना विधानसभा क्षेत्र जो इस बार कांग्रेस और आला कमान ने एक बार फिर से अपनी पहली सूची के अंदर चेतन चौधरी को जो टिकट दिया है। चेतन चौधरी काफ़ी यहाँ पर मौजूद प्रत्याशी माने जाते हैं और काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर सक्रिय भी है। ऐसे में कांग्रेस का एक बार फिर से टिकट चेतन चौधरी के खाते में गया। डीडवाना विधानसभा क्षेत्र पर देखें तो यहाँ पर बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस बार काफ़ी जगह चुनाव लड़ेगी। 200 विधानसभा सीटें की बात कही जा रही है, तो 200 में से कई ऐसी जगह होगी जहाँ पर वो अपनी चुनाव लड़ेगी। तो डीडवाना विधानसभा क्षेत्र भी हनुमान बेनीवाल और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती रहेगी कि अपने मजबूत प्रत्याशी को किस प्रकार उतारा जाए ताकि वो कांग्रेस के प्रत्याशी को टक्कर दे सके। लेकिन कांग्रेस की पहली सूची जारी होने के बाद बीजेपी की दूसरी सूची जारी, लेकिन इन विधानसभा सीटों पर अभी तक अपने प्रत्याशियों की
घोषणा नहीं कर पाई। और जहाँ जहाँ पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की, वहाँ पर बीजेपी ने बड़ा कार्ड खेलते हुए अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। हालांकि कई जगह बीजेपी के प्रत्याशियों की भी घोषणा हो चुकी है। दोस्तों, लूनी विधानसभा सीट की बात करें तो लूनी विधानसभा सीट पर ही कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर बीजेपी का कभी गढ़ माना जाता था, लेकिन अभी पिछले विधानसभा चुनाव में भी लूनी से महेंद्र बिश्नोई ने जीत दर्ज की और कांग्रेस की पहली सूची में ज़्यादातर उन प्रत्याशियों को टिकट दिए जो जीते उम्मीदवार थे, जहां पर किसी भी प्रकार के दूसरे और तीसरे उम्मीदवार को लेकर मंथन नहीं किया जाना था। तो यहाँ पर कांग्रेस के सामने स्पष्ट चेहरा था कि लूनी से महेंद्र बिश्नोई को चुनाव लड़ाया जाए, और कांग्रेस ने महेंद्र बिश्नोई को लूनी से चुनाव लड़ा दिया। अब ये महेंद्र बिश्नोई के सामने बीजेपी के प्रत्याशी के लिए चुनौती रहेगी कि बीजेपी का यहाँ पर कौन प्रत्याशी चुनावी मैदान में हो सकता है। यहाँ पर बीजेपी का भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हो सकता है, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहाँ से पिछली बार भी चुनाव लड़ी, तो इस बार भी यहाँ पर मौजूद प्रत्याशी ढूंढने की कोशिश की जाएगी। तो फिर कहीं ना कहीं लूनी विधानसभा सीट पर महेंद्र बिश्नोई के सामने बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनौती बनकर आ सकते हैं। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की दूसरी सूची भी आने वाली है, लेकिन उससे पहले जिस प्रकार कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी की, पहली सूची के अंदर इन नामों का सामने नाम निकल कर आया है। परबत्सर से बात करें तो परबत्सर विधानसभा सीट पर सचिन पायलट गुट के माने जाने वाले रामनिवास गवड़िया को एक बार फिर से टिकट दिया है। रामनिवास गवड़िया यहाँ पर काफ़ी मजबूत प्रत्याशी माने जाते हैं। यहाँ पर और भी कई ऐसे प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में इस बार कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस और आला कमान ने एक बार फिर से परबत्सर की विधानसभा सीट पर रामनिवास गवड़िया को चुनाव में मैदान में उतारा। अब परबत्सर की विधानसभा सीट पर रामनिवास गवड़िया के सामने बीजेपी की प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। मान सिंह किंसरिया बीजेपी से चुनावी मैदान में है, लेकिन अमरचंद जाडेजा भी यहाँ पर चुनावी टिकट की मांग कर रहे थे बीजेपी से, लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया। मान सिंह किंसरिया के ऊपर एक बार फिर से भरोसा जताया। अब कहीं ना कहीं अमरचंद जाडेजा किसी और दल में भी जा सकते हैं, या अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो समीकरण है परबत्सर की विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय बन सकते हैं। अब रामनिवास गवड़िया के लिए कई बड़ी चुनौतियाँ हो सकती है, क्योंकि पिछली बार सिर्फ एक चुनौती थी बीजेपी, और अब भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ चुनावी मैदान में होता है, तो परबत्सर की विधानसभा सीट पर और भी समीकरण बदलते हुए देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगली विधानसभा सीट की बात करें, अगली विधानसभा सीट जहां सरदारपुर आती है, सरदारपुर माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सीट आती है, और यहां पर तो किसी और को टिकट मिलना नामुमकिन था। तो यहां पर सरदारपुरा से अशोक गहलोत को टिकट मिला है। कांग्रेस की पहली सूची के अंदर बड़े बड़े जो दिग्गज नेता थे, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, हरीश चौधरी, दिव्या मदेरणा, रामनिवास गवड़िया, मुकेश बखर, इनको टिकट दिया गया। अब सरदारपुरा की विधानसभा सीट पर बीजेपी ये मंथन कर रही है कि ऐसे कौन से प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाए ताकि वो सरदारपुरा में अशोक गहलोत को चुनौती दे सके। लेकिन कहीं ना कहीं सरदारपुरा में अशोक गहलोत को चुनौती देना बड़ी मुश्किल बात रहेगी बीजेपी या चाहे किसी भी दल के लिए हो। दोस्तों, सरदारपुरा विधानसभा सीट पर अशोक गहलोत का गढ़ माना जाता है, और अशोक गहलोत यहाँ पर काफ़ी समय से विधायक बनता है। जब से यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तब से अशोक गहलोत ने यहाँ से जीत दर्ज की है। अब बात करें राजस्थान में कांग्रेस की दूसरी सूची की, तो दूसरी सूची का इंतजार अभी 2 या 3 दिन और करना पड़ सकता है, क्योंकि चुनाव का समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा, सभी पार्टियां ये चाहती है कि अपनी सूचियां जारी करें। बीजेपी की पहली और दूसरी सूची जारी हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक सिर्फ अपनी 33 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। अगली दोस्तों विधानसभा सीट की बात करें लक्ष्मणगढ़ से, तो लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर कांग्रेस और आला कमान ने भरोसा जताया है। लक्ष्मणगढ़ की विधानसभा सीट पर पिछले 2-3 महीने से देखें तो गोविंद सिंह डोटासरा लगातार अपने जो है विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हुए हैं, और लगातार वहाँ पर अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रियता बनाए हुए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात रहेगी लक्ष्मणगढ़ के सामने गोविंद सिंह डोटासरा जो लक्ष्मणगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने बीजेपी की किस प्रकार की चुनौती रहेगी। बीजेपी का अगर मजबूत प्रत्याशी चुनावी मैदान में होगा तो फिर कहीं ना कहीं लक्ष्मणगढ़ की विधानसभा सीट पर गोविंद सिंह डोटासरा को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जिस प्रकार लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट पर गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी पकड़ बनाई है, लक्ष्मणगढ़ पर गोविंद सिंह डोटासरा के लिए काफ़ी कम चुनौतियां रहने वाली है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे किसी भी दल की पार्टी हो। यहाँ पर काफ़ी मजबूत जो है उनके कार्यकर्ता है, और वहीं उनके साथ साथ गोविंद सिंह डोटासरा का काफ़ी वर्चस्व भी इस विधानसभा सीट पर रहा, और लगातार यहाँ पर अपनी सक्रियता बनाए रखते हैं। उसकी वजह से लक्ष्मणगढ़ की विधानसभा सीट पर गोविंद सिंह डोटासरा को चुनाव लड़ाया गया। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि सुजानगढ़ की विधानसभा सीट पर फिर से मनोज मेघवाल को चुनावी प्रत्याशी बनाया गया। हालांकि सुजानगढ़ को अभी भी जिला घोषित किया गया, तो सुजानगढ़ की विधानसभा जो सीट है वहाँ पर मनोज मेघवाल जो है उनको टिकट दिया गया। यहाँ पर पिछली बार उपचुनाव हुए तो उपचुनाव में भी मनोज मेघवाल को टिकट मिला, और वापस जो 2023 के चुनाव होने जा रहे हैं 25 नवंबर को, उसी विधानसभा सीट पर सुजानगढ़ विधानसभा सीट पर मनोज मेघवाल को चुनावी मैदान में उतारा। दोस्तों, सबसे बड़ी चुनौती मनोज मेघवाल के सामने रहेगी बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, क्योंकि बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टियां मजबूती से चुनाव लड़ती है। पिछली बार भी उपचुनाव हुए, चाहे किसी प्रकार के चुनाव हुए, तो उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहां से मजबूती से चुनाव लड़ी थी। उसको देखकर फिर से सुजानगढ़ की विधानसभा सीट पर मनोज मेघवाल के ऊपर कांग्रेस और आला कमान ने भरोसा जताया।
अब यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्याशी सबसे अहम रहेगा। अगर यहाँ पर किसी मजबूत प्रत्याशी को चुनावी टिकट में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और बीजेपी उतारती तो फिर सुजानगढ़ की विधानसभा सीट पर मनोज मेघवाल के लिए चुनौतियाँ रह सकती है, चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव में दूसरी सूची का अभी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन पहली सूची के अंदर जो नाम बताए गए उन नामों की चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं, किस प्रकार का वहाँ पर चुनावी समीकरण और किस किस को टिकट दिया गया। शार्दुलपुर से बात करें, शार्दुलपुर विधानसभा सीट पर लगातार ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि यहाँ पर कोई नया प्रत्याशी कांग्रेस से चुनावी मैदान में आ सकता है, लेकिन शार्दुलपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने एक बार फिर से कृष्णा पूनिया के ऊपर भरोसा जताया। कृष्णा पूनिया यहाँ पर काफ़ी मजबूत प्रत्याशी मानी जाती है और यहाँ से चुनाव पिछली बार भी इन्होंने जीता था और पहली सूची के अंदर कांग्रेस ने जो जीता उम्मीदवार थे उन जीता उम्मीदवारों को ही वापस कांग्रेस ने टिकट दिया। दोस्तों, राजस्थान की विधानसभा चुनाव की तैयारियां किस प्रकार चली, बीजेपी की पहली और दूसरी सूची जारी हो चुकी है। लगभग 125 के आसपास बीजेपी अपनी सूचियां जारी कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने मात्र अपनी पहली सूची जारी की, जिसके अंदर सिर्फ 33 उम्मीदवार, वो भी जो जीता उम्मीदवार थे, जो जीता हुए विधायक थे, उनको टिकट देगा। जो कांग्रेस के बड़े चेहरे थे उन्हीं के ऊपर कांग्रेस ने अपनी पहली सूची के अंदर भरोसा जताया। अब जो कांग्रेस की दूसरी सूची होगी वो बड़ी सूची होगी, क्योंकि कांग्रेस की दूसरी सूची को लेकर काफ़ी महामंथन किया जा रहा है। एक सीट पर काफ़ी प्रत्याशी होने की वजह से अभी लंबा मंथन चल सकता है और उसके बाद कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो सकती है। वहीं दोस्तों, बात करें जाइल विधानसभा सीट से, तो जाइल से एक बार फिर से मंजू देवी के ऊपर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। जाइल की विधानसभा सीट नागौर जिले में आती है और नागौर जिले में अभी हनुमान बेनीवाल काफ़ी सक्रिय है। हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी काफ़ी सक्रिय है, तो कहीं ना कहीं इस बार जाइल की विधानसभा सीट पर कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और बीजेपी चुनौती रहने वाली है। दोस्तों, बात करें जाइल की, तो जाइल से मंजू देवी पिछला विधानसभा चुनाव भी जीती थी और इस बार भी कांग्रेस चाहती है कि जो जीता उम्मीदवार है उनको अपनी पहली सूची में ज़्यादातर विधायकों को शामिल किया गया, ताकि वापस वो जीत सके और विधानसभा में या वहीं कांग्रेस बात करती है कि इस बार वो कांग्रेस की सरकार रिपीट करेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पहली सूची में उन्होंने फूंक फूंक कर कदम रखे, ज़्यादातर सचिन पायलट के जो समर्थक थे उनको टिकट दिया गया। वहीं जाइल से मंजू देवी मेघवाल के ऊपर कांग्रेस ने भरोसा जताया। आलाकमान ने यहाँ पर पूरी तरीके से मंथन किया और उसके बाद कांग्रेस की पहली सूची जारी की। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 25 नवंबर को होने जा रहे हैं। वैसे में कांग्रेस की पहली सूची जारी हो चुकी है। अब कांग्रेस की दूसरी जो सूची है वो लगभग 70-80 नामों के ऊपर जारी होगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ये भी इंतजार करेगी कि कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कब करे, क्योंकि अभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को अपनी सूची जारी करनी है। वहीं बात करें सवाई माधोपुर से, तो सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने दानिश अबरार के ऊपर भरोसा जताया। लगातार ऐसी खबरें निकल कर आ रही थी पहले भी विश्वसनीय सूत्रों के कि ये प्रत्याशी संभावित सूची में हो सकते हैं और पहली सूची के अंदर उन्हीं संभावित प्रत्याशियों का नाम शामिल हुआ। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी अपडेट हम आपको और भी देते रहेंगे। दूसरी सूची के अंदर भी कौन कौन से संभावित नाम होंगे आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हम भी आपको अगले वीडियो के माध्यम से जो कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार होंगे उनके भी नाम बताएंगे। तो अब इसी प्रकार की अपडेट के लिए आप हमारे इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ जरूर जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।